नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से हम अध्याय 7 जैविक प्रक्रिया के बारे में आज चर्चा करेंगे। जैविक प्रक्रिया किसको कहते हैं? तो वे सारी प्रक्रियाएं जो मनुष्य को जीवित रखने के लिए आवश्यक होती हैं, वो सारी प्रक्रिया कहलाती है जैविक प्रक्रिया। जैविक प्रक्रिया के अंतर्गत पोषण, उत्सर्जन, परिवहन, श्वसन इत्यादि आते हैं। इन सारी प्रक्रियाओं के सुचारू रूप से संचालन के लिए मनुष्य को ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इस ऊर्जा की प्राप्ति के लिए मनुष्य जो है वो पोषण के ऊपर निर्भर करता है। और पोषण मनुष्य को पेड़ पौधों से प्राप्त होता है, क्योंकि मनुष्य जो है एक परपोषी है और परपोषी अर्थात उपभोक्ता है। मनुष्य जो है एक उपभोक्ता और पेड़ पौधे जो हैं वो एक उत्पादक हैं। उत्पादक अर्थात वे जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, और मनुष्य जो है उपभोक्ता है अर्थात वे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर होते हैं, अर्थात हम लोग मनुष्य लोग जो हैं वो पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। पेड़ पौधों से प्राप्त जो भोज्य पदार्थ हैं उससे मनुष्य जो है अपने शरीर की वृद्धि करता है, मरम्मत करता है और अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। इन पेड़ पौधों से प्राप्त भोज्य पदार्थों से मनुष्य को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, लवण इत्यादि की प्राप्ति होती है, जिससे मनुष्य जो है अंत में ऊर्जा प्राप्त करता है। मनुष्य में जो पोषण के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र होता है जिसको कहा जाता है पाचन तंत्र। इस पाचन तंत्र की जो लंबाई होती है वो इस पाचन तंत्र की लंबाई या आहार नलिका की जो लंबाई, कुल लंबाई जो होती है वो 30 फीट की या 9 मीटर की होती है। 30 फीट या 9 मीटर, जबकि मनुष्य की लंबाई 5 से 6 फीट के बीच होती है। लेकिन मनुष्य की जो आहार नलिका या पाचन तंत्र की लंबाई मैं बोल रही हूँ वो है 30 फीट या 9 मीटर की। अब मनुष्य में जो पाचन तंत्र या आहार नलिका है उसकी शुरुआत मुख से होती है और उसका अंत जो है वो मल द्वार में होता है। कोई भी भोज्य पदार्थ मनुष्य जो है अपने मुख में डालता है। मुख में हम सब जानते हैं दांत होती है और जीभ होती है। दांतों के माध्यम से मनुष्य जो है उस भोज्य पदार्थ को चगलता है और छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेता है। जीभ के माध्यम से एक ग्रंथि होती है जीभ में जिसको कहा जाता है लार ग्रंथि। इस ग्रंथि के माध्यम से लार का स्त्रावण मुख में होता है और चबाया हुआ भोज्य पदार्थ के साथ जब लार मिल जाता है तो वो भोज्य पदार्थ मिल करके एक चिपचिपा पदार्थ बना लेता है और वो भोज्य पदार्थ इस आहार नलिका में ग्रसनी के माध्यम से होते हुए वो ग्रसिका में प्रवेश करता है और ग्रसिका से प्रवेश करके वह अमाशय तक पहुंचता है। अमाशय अर्थात पेट में पहुंचता है। अमाशय की आंतरिक दीवारों से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रावण होता है और एक महत्वपूर्ण एंजाइम का स्त्रावण होता है जिसको कहा जाता है पेप्सिन। अब एक प्रश्न जो है वो 10वीं की परीक्षा में हर साल लगभग पूछा जाता है या हर एक साल के अंतराल में पूछा जाता है कि अमाशय में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है उसका क्या कार्य होता है। तो पहला कार्य, अगर भोज्य पदार्थ में कोई सूक्ष्म जीव होता है तो उसको नष्ट करने का काम जो है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है। दूसरा, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो अमाशय का माध्यम अम्लीय बनाया रखता है। और तीसरा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में जो भोज्य पदार्थ है उसमें जो प्रोटीन पदार्थ है उसको पचाने में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो सहायक होता है। अब जो पचा हुआ भोजन जो है वो अमाशय से प्रवेश करता है छोटी आंत में।
कहाँ प्रवेश किया? छोटी आंत। ये छोटी आंत ये यहाँ से होते हुए ये जो आपको लंबी सी ये जो कुंडली दिखाई दे रही है, ये सारा है छोटी आंत। छोटी आंत की लंबाई देखिए कितनी होती है? 20 फीट, अर्थात 30 फीट की आहार नलिका में 20 फीट लंबा जो है वो होता है छोटी आंत। छोटी आंत जो होती है वहाँ पर दो अन्य ग्रंथि, एक है यकृत और दूसरा है इसमें यकृत और दूसरा है अग्नाशय। तो यकृत और अग्नाशय ये दोनों अपना स्त्रावण जो है वो छोटी आंत में जब डालते हैं तो वो पाचक रस जो होता है वो जो स्त्रावण है उस रस की मदद से जो छोटी आंत की का माध्यम जो है अमाशय में अम्लीय बना रहता है, वो यहाँ पर आकर के, क्योंकि उस रस में होता है सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट की उपस्थिति में ये जो छोटी आंत है उसका माध्यम हो जाता है क्षारीय। क्षारीय माध्यम होने के कारण अब छोटी आंत में जो है कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन होता है, वसा का भी पाचन होता है, प्रोटीन का भी पाचन होता है। और पाचन होने के बाद छोटी आंत की दीवारों में इस तरीके का विलाई या दीर्घ रोम पाया जाता है अंदर की ओर। ये जो आपको दिख रही है नली उसके अंदर में इस तरीके से रेशे जैसे दीर्घ रोम पाया जाता है। इसका कार्य होता है कि पचा हुआ भोज्य पदार्थ को अवशोषित करना और अवशोषित करके उसको रक्त तक पहुंचाना। यह काम जो है वो होता है छोटी आंत में। और छोटी आंत से बड़ी आंत तक अब जो है वो पचा हुआ भोजन जिसमें से अवशोषण हो गया है, अब वो वाला भोज्य पदार्थ जो है वो प्रवेश करता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत में भोज्य पदार्थ जब प्रवेश करता है तो बड़ी आंत में प्रवेश करने के बाद जो भोज्य पदार्थ है उसमें से पानी का जो अवशोषण है वो बड़ी आंत करता है। और पानी का अवशोषण करने के बाद अब जो भोज्य पदार्थ है उसमें जो भी तत्व है वो हमारे शरीर से मल द्वार के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। इसके साथ ही साथ इन प्रक्रियाओं में कुछ गैसों का निर्माण होता है, वो भी मल द्वार के माध्यम से बाहर शरीर के निकल जाता है। छोटी आंत और बड़ी आंत जिस पॉइंट पर मिलते हैं या छोटी आंत से नली जब बड़ी आंत में प्रवेश करती है उस पॉइंट को कहा जाता है अपेंडिक्स। उस पॉइंट को कहा जाता है अपेंडिक्स। और अपेंडिक्स का कार्य पहले होता था स्टार्च के पाचन में, आजकल इसका कार्य जो है वो उतना अधिक हमारे शरीर में नहीं है। तो मनुष्य में इस प्रकार से पाचन की क्रिया होती है। और इन पाचन की क्रियाओं में 3 ग्रंथि हमारे सहायक होते हैं। एक है लार ग्रंथि, दूसरा है अग्नाशय और तीसरा है यकृत। लार ग्रंथि मुख में स्त्रावित होता है। अग्नाशय और यकृत जो है अपना स्त्रावण जो है वो छोटी आंत में करते हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और वसा इत्यादि के पाचन में सहायक होते हैं। तो इस तरीके से मनुष्य में पाचन तंत्र कार्य